Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be Electrifying by Gopika Agarwal. Today I am going to teach branch of physics that is electrostatics. आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताऊंगी. ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी ब्रांच है फिज़िक्स की वो किस तरीके से हमारे आगे फ्यूचर में हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी काम आता है. स्टार्ट करते हैं. ओके, तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब हमारा बेस उसका जो होता है वो सब कुछ होता है चार्ज पे. ठीक है, सब कुछ उसका डिपेंड करता है चार्ज पे कि चार्ज के ही ऊपर आपकी पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टिकी हुई है. तो चार्ज होता क्या है? चार्ज एक इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. ये एक प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो आपको मतलब एक इफ़ेक्ट महसूस कराती है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक का. मतलब जब वो बॉडी कोई चार्ज होती है तो वो एक अलग ही आपको इफेक्ट. जैसे अगर आप किसी सिल्क के कपड़े को अगर आप सिल्क पे किसी चीज़ को अगर रब करोगे कोई रॉड को तो वो अपने आप उसमें एक अजीब सा आपको करंट सा फील होगा. लाइक साउंड उसमें क्रिएट हो जाएगी जो आपको ये फील कराएगी कि उसमें कुछ चार्ज आ गया है. तो बेसिकली रब करने पे जो जैसे नॉर्मल से हम लोग देखते हैं हम लोग दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें एक हमको इफ़ेक्ट महसूस होता है. वही इफ़ेक्ट हम लोग बोलते हैं चार्ज. अब चार्ज की जो हमारी दो चीज़ों में डील करती है स्टेशनरी और मूविंग. स्टेशनरी वाला जो चार्ज की अगर हम बात करें तो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हमारी स्टेशनरी चार्ज को डील करती है. ठीक है, तो इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें आती है, परमिटिविटी, गॉस थ्योरम, डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटर एक्सेट्रा. अगर मूविंग चार्ज की बात करें तो मूविंग चार्ज में आपका ओम्स लॉ, डीसी सर्किट, जो करंट मूविंग और मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या कहता है? करंट. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. जैसे अगर ये देखें Q इक्वल टू IT लिखा है तो अगर हम यहाँ से इसको डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखें तो I इज इक्वल टू Q बाई dt हो जाएगा. तो करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो जब आपका चार्ज फ्लो करता है टाइम के रिस्पेक्ट में तब वो करंट का रूप ले लेता है. फिलहाल अभी हम लोग स्टेशनरी चार्ज की बात करते हैं क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं. तो अब टाइप्स ऑफ चार्जेस, कितने टाइप के चार्ज होते हैं हमारे? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब किसी भी एटम में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज़्यादा होगी. ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं तो वो न्यूट्रल है, तब कोई चार्ज इसमें नहीं है. लेकिन अगर प्रोटॉन ज़्यादा हैं यानी कि प्रोटॉन क्या चार्ज लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज लेते हैं. तो वो आप पॉजिटिव चार्ज उस एटम में ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं. तो इसलिए क्या होगा? वो पॉजिटिवली चार्ज होगा. ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक बॉडी पॉजिटिव चार्ज. अगर आपकी बॉडी में या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है तो वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा. ठीक है, इसी के वाइसी वर्सा, इसी का उल्टा अगर हम बात करें तो वो हमारा होगा नेगेटिव चार्ज. यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स की संख्या से ज़्यादा होगी तब वो नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव चार्ज लेते हैं. तो अगर जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होगी यानी कि वो बॉडी आपकी नेगेटिव चार्ज होगी. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मेक्स इट नेगेटिव चार्ज. किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता एफिशिएंसी उसको नेगेटिव चार्ज बनाती है. यूनिट जो चार्ज की है SI स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कूलम है. SI वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जो करंट को फंडामेंटल यूनिट की तरह यूज़ करते हैं. तो अगर आपको 1 कूलम डिसाइड करना है तो Q इज इक्वल टू IT मैंने बताया था. तो Q इज इक्वल टू IT है तो Q की वैल्यू 1 कब होगी? जब I और T दोनों की वैल्यू 1 होगी. यानी कि 1 कूलम इज़ ए चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड. टाइम की यूनिट क्या है? 1 सेकेंड. अक्रॉस ए सेक्शन ऑफ वायर, कोई वायर है जिसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है तो मतलब 1 कूलम चार्ज वो क्वांटिटी ऑफ चार्ज है जब एक वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है 1 सेकेंड में, तब वो जो उसमें चार्ज होगा वो आपका 1 कूलम होगा. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है 1 कूलम चार्ज की. यानी कि इसको अगर मैथमेटिकली लिखें, अगर I की वैल्यू 1 एम्पियर है, T की वैल्यू 1 सेकेंड है तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम आपका आ जाएगा क्योंकि Q इज इक्वल टू IT होता है. ठीक है, डायमेंशन ऑफ चार्ज, I की डायमेंशन क्या है? एम्पियर A. टाइम की डायमेंशन क्या है? सेकेंड्स T टाइम. तो Q की डायमेंशन क्या हो जाएगी? A इंटू T. डायमेंशंस को हमेशा हम लोग बिग ब्रैकेट में क्लोज करके लिखते हैं. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस. पहला है एडिशन प्रॉपर्टीज़. क्योंकि स्टैटिक चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है तो इसको हम लोग एल्जेब्रिकली आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं. मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि ये आपका
कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें आपका चार्ज है मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम, तो और एक और चार्ज है इसमें 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 2 + 1 दैट इज़ 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। मान लीजिए इसमें पहले से है 2 माइक्रोकूलम, हमने इसमें इम्पोज किया -1 माइक्रोकूलम, तो अब इसमें नेट चार्ज क्या होगा 2 - 1 = 1। हमको इनका अलजेब्रा एडिशन करना है विद देयर साइंस। इसमें दोनों पॉजिटिव है तो 2 + 1 3 हो गया, इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो 2 - 1 3। मान लीजिए आपने एक और सिस्टम लिया, ठीक है, उसमें 2 है माइक्रोकूलम है, ठीक है, फिर आपने उसमें -1 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम, आपने इतने चार्जेस में गए तो नेट चार्जेस क्या होगा इन सबका अलजेब्रिक एडिशन, यानी कि 2 - 1 + 3 - 4 + 6 दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा 2 - 1 1 1 + 3 4 4 - 4 0 6 माइक्रोकूलम टोटल आपका इसका चार्ज आ गया। यानी कि रेडिएशन प्रॉपर्टीज़ को लिखे तो टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो आपका होता है Q1 = Q1 + Q2 + Q3 टिल Qn। तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसका अलजेब्रिक एडिशन पॉसिबल है। वेक्टर क्वांटिटी में ये चीज़ नहीं होती है। अब देखिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो हमेशा क्वांटाइज फॉर्म में होगा, यानी कि इसका मल्टीपल होगा ई का। ई क्या है, मिनिमम चार्ज है जो कोई एक एटम अपने ऊपर लेता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ अगर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस, और अगर प्रोटॉन है तो प्लस। पॉजिटिव चार्ज है तो +1.6, नेगेटिव चार्ज है तो -1.6 × 10⁻⁻19। तो ये आपका एलिमेंट्री चार्ज होता है, ठीक है। इसी के मल्टीपल्स में ही आप लिख सकते हो, यानी कि जैसे 1 आप क्या लिख सकते हो, जैसे मतलब आपके चार्ज आपका कैसा हो सकता है 1Q, ठीक है, 2Q, 3Q, लेकिन आप उसको 1.5Q नहीं लिख सकते हैं, आप उसको हमेशा इंटीजर के ही फॉर्म में लिखेंगे। 0 -1Q -2Q, इस तरीके से आपके चार्जेस चलते हैं। तो बेसिकली इसको जनरली हम लोग क्या लिखते हैं कि आपके किस में n × E, क्वांटाइज फॉर्म का क्या होता है n × E, यानी जहाँ पे n आपका क्या है एक इंटीजर है, ठीक है, माइनस से लेके प्लस तक, -∞ से लेके +∞ तक इसकी वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर है, तो यही आपका होता है क्वांटाइजेशन, जिसकी जो ये कहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ई के फॉर्म में होंगी, जहाँ ई एक एलिमेंट्री चार्ज है। थर्ड प्रॉपर्टी उसकी कहती है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, मतलब वो बॉडी जिसका कोई मास नहीं है उसमें चार्ज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। जैसे फोटॉन्स, न्यूट्रलाइज आपके जो होते हैं, ये सब में कोई मास नहीं होता, ये मासलेस क्वांटिटीज़ होती हैं, इसीलिए इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। कभी सुना है आपने फोटॉन्स से पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव फोटॉन्स पॉजिटिव? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इनका कोई मास नहीं। जिसका कोई मास नहीं होता है उसमें चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि जिसमें चार्ज एग्जिस्ट करता हो उसका मतलब इसमें मास किस तरह की कंडीशन नहीं है कि बिना चार्ज के मास तो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे फोटॉन्स के कोई मास, इसलिए कोई चार्ज उस पर नहीं होता। मास थोड़ा सा बढ़ जाता है जब नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, या यूँ कह लें कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं। और मास आपका रिड्यूस होता है जब नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो रही है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको क्या कहता है बेसिकली कि चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट किया जा सकता है। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है। इसको एक पार्ट से एक दूसरे पार्ट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज इसमें इम्पोज करने की कोशिश करते हैं तो इक्वल अमाउंट में उसका नेगेटिव चार्ज, अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो नेगेटिव चार्ज, अगर आपने नेगेटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज उसमें अपीयर हो जाता है, जो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे इसमें आप देखिए ये न्यूक्लियस है, हमने इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दी
तो एनर्जी जब हमें दी तो इसमें एक पॉजिट्रॉन प्लस ई डेवलप हुआ, तो साथ ही साथ एक इलेक्ट्रॉन भी डेवलप हुआ जिसका चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये पेयर में ही हमेशा जनरेट होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एनर्जी दी तो या तो प्लस निकलेगा या माइनस, ये दोनों हमेशा पेयर में ही निकलेंगे। तो दोनों पेयर में निकलेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो पहले भी चार्ज जीरो था जब फोटॉन्स थे, न्यूक्लियस के जब फोटॉन्स निकले तब भी आपका चार्ज क्या है, ज़ीरो है। प्लस माइनस दोनों को हो जाएंगे, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। सेम चीज़ ये है, ये आपका डिस्ट्रॉयशन में अगर आप ऐड कर रहे हैं तो जब आप ऐड करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली वो एनिलेशन होगा। तो जब एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन उसमें क्रिएट होगा तो अपने आप ही एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसमें इम्पोज हो जाएगा, जो दोनों को न्यूट्रलाइज करके फोटॉन्स में चेंज करेगा, और आपका फाइनल चार्ज अभी भी आपका ज़ीरो ही बना रहेगा। ठीक है, तो यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी में जो है चार्ज, जो अगर आप इम्पोज करते हो या निकालते हो तो उसका इक्वल एंड अपोजिट इफेक्ट वहाँ पे क्रिएट होता है, जो नेट चार्ज को चेंज होने नहीं देता है। ठीक है, आखिरी प्रॉपर्टीज़ की कहती है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, मतलब कोई अगर चार्ज रुका हुआ है या मूव कर रहा है, दोनों ही केसेस में उसकी चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लो स्टेशनरी चार्ज की वैल्यू QS है और मूविंग चार्ज की वैल्यू QV है, जहाँ V वेलोसिटी को शो कर रहा है, तब उस केस में QS और QV हमेशा बराबर होंगे। चार्ज चाहे रुका हुआ हो चाहे चल रहा हो, दोनों के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। कूलम्स लॉ, देखिए कूलम्स लॉ जो है बेसिकली हमारे दो चार्जेस के बीच के फोर्स को बताता है। अब देखिए चार्ज आपके बहुत तरीके के हो जाते हैं। अगर आपके दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे सेम फोर्स से। दो नेगेटिव चार्ज हैं तो दोनों आपके अगेन रिपल करेंगे सेम फोर्स से। और अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद द सेम फोर्स। अब ये फोर्स की वैल्यूज़ क्या है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फोर्स की वैल्यू क्या है, ये फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए कूलम ने लॉ दिया था, जिसने उसने कहा था कि 2 पॉइंट चार्जेस अगर आपके हैं तो उन जो फोर्स होता है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उन दोनों के बीच डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्क्वायर के। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे हम लोग इसका एक्सप्रेशन मैथमेटिकली इसका हम लोग लिखेंगे। देखिए इधर मान लिया यहाँ पर दो चार्ज हैं Q1 और Q2, बीच की डिस्टेंस है R, तो हम लोग क्या लिखेंगे, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। कूलम लॉ भी ये कहता है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देम, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसके स्क्वायर के होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मिला दें तो F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K की वैल्यू आपकी क्या होती है, K आपका होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आपकी क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और अगर आप किसी मीडियम की बात करें, ठीक है, ये तो का फ्री स्पेस में तो हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा, लेकिन अगर हम लोग किसी मीडियम की बात करते हैं तो एक हमारा टर्म आता है बेसिकली, तो हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये हम लोग इसको दिखाते हैं एप्सिलॉन से, और इसकी वैल्यू हमारी होती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट हमने बताया कांस्टेंट है फ्री स्पेस में। ठीक है, जब हम लोग एयर को मीडियम ले रहे हैं या फ्री स्पेस ले रहे हैं या वैक्यूम ले रहे हैं व्हाटएवर, ठीक है, और जो एप्सिलॉन आर है वो हमारी होती है रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, जब आपका चार्ज किसी आप मीडियम में कर रहे हो, जैसे मान लो डाइलेक्ट्रिक है, कोई लिक्विड है, उसके अंदर आप फोर्स मेजर कर रहे हो दो चार्जेस के बीच में, तब ये टर्म आपका इंट्रोड्यूस होता है एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि यूनिटलेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो
अगर हम लोग कहें फोर्स, अगर आप फ्री स्पेस में ले रहे हो तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस के लिए ε0 R की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे ε0 अगर आप लिखेंगे, जनरल ये होता है फोर्स का वैल्यू यानी कि F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R²। अगर आपका फ्री स्पेस है तो ε0 की वैल्यू पे क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो जो हमारा पिछला एक्सप्रेशन है वो आ जाता है। तो इन जनरल हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं दिस, ठीक है। तो अगर आपका फ्री स्पेस है, ठीक है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू, R की वैल्यू 1, तो आपकी F की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऊपर वाला टर्म 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। और अगर कोई मीडियम है तो आपकी F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4πε0 εr Q1 Q2 अपॉन R²। परमिटिविटी बेसिकली बताती है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है वो किस तरह की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इम्पोज करता है। बेसिकली परमिटिविटी उसी को डिफाइन करती है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 1, जिसमें हमने कूलम्स लॉ के बारे में बताया। उन्होंने फोर्स की वैल्यू बताई आपको, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन एज यूजुअल, ठीक है। फाइन, ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गुड डे।